प्यारे प्रतिभागियों, सादर नमस्कार। कल हमने एक नया टॉपिक प्रारंभ किया था, उपसर्ग। और उस उपसर्ग का जो टॉपिक है वो प्रत्येक कंपटीशन की परीक्षा में शामिल किया गया है। तो कुछ विशेष बातें मैंने कल आपको बताई थी कि उपसर्ग को हम किस तरीके से चेक करते हैं, कौन सा उपसर्ग है, क्या अर्थ हो सकता है। उसके आधार पर मैंने आपको कुछ कल थोड़े से उसके बारे में संकेत दिए थे कि उपसर्ग को किस तरीके से पहचाना जाए, उपसर्ग क्या है, और 22 उपसर्ग कब उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं, कब वो उपसर्ग नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में उनको मैंने 22 उपसर्गों को कल आपको थोड़ा सा याद करने के तरीके के बारे में बताया था कि उनको हम पहले 5 भागों में स्वरूप के दृष्टिकोण से उनका वर्गीकरण कर दें। जब आप उनको 5 भागों में वर्गीकरण कर देंगे तो ऐसी स्थिति में जैसे 5 स्वरूप आए उनके, एक अकारांत उपसर्ग आया था, दूसरा हमने आकारांत उपसर्ग के 2 उदाहरण पढ़े थे, 2 उपसर्ग पढ़े थे, और उसके बाद इकारांत के 8 हैं, इसी तरह उकारांत के 2 उपसर्ग हैं और हलंत के 6 उपसर्ग हैं। ऐसे उनका वर्गीकरण कर रखा है अपन ने पढ़ने के दृष्टिकोण से और याद करने के दृष्टिकोण से, क्योंकि याद पूरे 22 उपसर्ग का नाम याद होना भी बहुत जरूरी है। तभी तो हम ये बता पाएंगे कि निम्नलिखित में से उपसर्ग है या नहीं है। 22 में से किसी का नाम याद नहीं है और जैसे प्रश्न आ गया कि बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उपसर्ग है और कौन सा नहीं है, तो ये तभी कर सकते हैं जब हमको पूरे 22 उपसर्ग याद होंगे। तो इसका मतलब, और एक बात और पढ़ी थी भाई, उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, द्योतक होता है या वाचक होता है। तो व्याकरण के अधिकांश वैयाकरणों के द्वारा इसको द्योतकता को स्वीकार किया गया है। ये अर्थ का प्रकाशन करने वाले होते हैं, इनका अर्थ नहीं होता। धातु अनेकार्थक होती है और उनके अनेक अर्थों को खोजने का काम ये उपसर्ग करते थे। निस और निर के बारे में कुछ मैंने आपको पढ़ाया कि वे निस और निर क्या हो सकता है, किस तरीके से हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, किसका उदाहरण कौन सा है। ज़्यादातर तो रीट जैसी परीक्षा के लिए तो ये जो आपका उपसर्ग का टॉपिक है बहुत सरल है। केवल कुछ उपसर्गों में दिक्कत आ सकती है, जैसे निस, निर, नी, ये 3 ऐसे हैं। तो कभी कभी जैसे पूछ लिया जाता है बताओ निष्ठुर में कौन सा है, निष्ठा में कौन सा है, और उसके रूप में तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसके आगे के जो कल मैंने अकारांत उपसर्ग आपको पढ़ाए थे, प्रय उपसर्ग के उदाहरणों को किस तरीके से चेक करना था, थोड़ा सा आगे उसके आगे देखिए। जैसे आज हम सबसे पहले ये 2 उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, सु और अनु। ये दोनों उकारांत उपसर्ग हैं। प्रश्न आता है अधोलिखित उकारांत उपसर्ग अस्ति, नीचे लिखे में से उकारांत उपसर्ग किस में प्रयुक्त हुआ है, और उदाहरण लिख देगा, जैसे स्वागतम कर देगा, है ना, अन्वेषण कर देगा, तो वहाँ ऊ स्पष्ट नजर भी नहीं आएगा, वहाँ उसके स्थान पर यण संधि का एक उदाहरण दिया जाएगा। तो उनको उकारांत का मतलब जिनके अंत में ऊ होता है, ऐसे उपसर्गों की केस। तो इन दोनों उपसर्गों के बारे में थोड़ा सा देखिए ध्यान से। सु और अनु उपसर्ग पहचानने का तरीका, परीक्षा में आने वाले कंपटीशन में आने वाले जो उदाहरण हैं उनको किस तरीके से हल करें, काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। तो इस तरीके से चेक करें कि जैसे मान लो एक साधारण सा मैंने उदाहरण दिया आपको, एक लिखा है मैंने जैसे अनुदितम किया है मैंने, एक लिखा मैंने जैसे अनुक्तय लिखा है मैंने, एक लिखा मैंने जैसे अनुमानम लिखा है, और एक लिखा है मैंने जैसे अनुभव लिखा है। चारों उदाहरणों को देखेंगे हम। देखिएगा, अनुदितम, अनुक्तय, अनुमानम और अनुभव। प्रश्न इस तरह से आता है, बताओ इन चारों में से अनु का उदाहरण, अनु उपसर्ग किस में है और किस में नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला तरीका उपसर्गों को खोजने का, उपसर्ग कैसे देखे जाएं, तो एक तो सबसे पहला काम यह है कि जो अनु उपसर्ग होगा, अनु उपसर्ग की सबसे पहली शर्त क्या हुई कि वो शब्द अनु से स्टार्ट होना चाहिए। यही तो देखेंगे हम।
अनुपसर्ग की बात कर रहे हैं हम, अनुपसर्ग का सबसे पहला बिंदु उसको चेक करने का कि उदाहरण इससे युक्त है या नहीं है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहली प्राथमिक स्थिति उन उदाहरण चारों में से अनु होना चाहिए। अब दूसरे स्टेप पर पहुंचते हैं। जब मानो चारों उदाहरण में से किसी एक में ही अनु है तो इसका मतलब वो राइट हो गया, बाकी तीनों गलत हो गए। नंबर 2, दूसरे पर आते हैं कि अनु के साथ और क्या हो सकता है, अनु उपसर्ग वाले उदाहरण किस रूप में प्रारंभ हो सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त तो अनु के रूप में प्रारंभ होंगे। दूसरा, ये अनु दीर्घ के रूप में भी हो सकता है, दीर्घ के रूप में भी हम उसको अनु से अगर कोई स्टार्ट है तब भी हम करेंगे कि वो अनुपसर्ग संभावित है, और अनु से स्टार्ट है तो भी वो संभावित है। ऐसा जरूरी नहीं कि अनु से प्रारंभ हो और वो सारे ही अनुपसर्ग हो, लेकिन ये शर्त है कि अनुपसर्ग इससे भी प्रारंभ हो सकता है, अनुपसर्ग इससे भी प्रारंभ हो सकता है, और अनुपसर्ग इससे भी प्रारंभ हो सकता है। यानी अनुपसर्ग की जो प्राथमिक स्थितियां हैं वो ये 3 रूप में रहेगी। इसका मतलब उदाहरण आपको इन 3 रूप में मिलेगा, या तो इसके रूप में मिलेगा, या इसके रूप में मिलेगा, या अनु के रूप में मिलेगा। अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा चौथी स्थिति भी कई बार पाई जा सकती है, और वो ऐसा भी हो सकता है। तो ये लास्ट अनुपसर्ग को पहचानने के तरीके। अनुपसर्ग के लिए अनु कौन हो सकता है, अनु वो हो सकता है जो अनु से प्रारंभ हो। अनुपसर्ग का उदाहरण वो हो सकता है जो अनु दीर्घ अनु से प्रारंभ हो, दीर्घ उकारांत के रूप में। और अनुपसर्ग वो भी हो सकता है जो अनु से प्रारंभ हो, और अनुपसर्ग वो भी हो सकता है जो अनु से प्रारंभ हो। जैसे मैंने एक उदाहरण पढ़ा, जैसे एक उदाहरण लिखा हमने, आनुपातिक। अब उसने पूछा कि बताइए आनुपातिक में उपसर्ग क्या है। तो मोस्टली ज़्यादातर विद्यार्थी इस तरह के होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में देखकर उससे तो वो देखेंगे कि अनु तो है नहीं, और वो इसको आ उपसर्ग भर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब हम अनु उपसर्ग के बारे में ध्यान रखें कि 4 स्थितियां पाई जा सकती है। अनु भी हो सकता है, लेकिन अनु के साथ आ तभी होगा जब उसके पीछे कोई ऐसा प्रत्यय जुड़ा रहता है जिससे वो आदि वृद्धि होती है। स्टार्ट का जो स्वर है उसको वृद्धि हो जाती है, जैसे ठक प्रत्यय है, कैवाड़ा, कोई भी प्रत्यय ऐसे इस तरह के प्रत्यय अगर पीछे जुड़े हैं, जैसे इक जुड़ा हुआ है, तो हम समझ जाएं कि यहां आपका अनु उपसर्ग है। आनुमानिक, इस तरह के जो उदाहरण होंगे। इसी तरह से जैसे एक लिखा आनुषंगिक, तो आनुमानिक में क्या है, अनुपसर्ग है, मन धातु से मानिक जो शब्द का प्रयोग अनुमान शब्द बनता है, तो वहां पर भी उपसर्ग क्रिया योग्य धातु के साथ में उसका योग होना चाहिए। तो आनुपातिक, आनुमानिक, इस तरह के। एक है जैसे आपका अनु से ही स्टार्ट किया, जैसे आपने अनुकरणम, तो ये अनु से स्टार्ट है, पीछे करणम एक शब्द है, इसका मतलब अनुपसर्ग है। एक लिखा जैसे हमने अनुदितः, अनुदित में अनु का न का उ दीर्घ है, इसका मतलब यहां भी अनुपसर्ग हो सकता है। लेकिन जब दीर्घ है तो यह समझ लिया जाए कि उसके बाद वाला जो शब्द है वो ऊ से प्रारंभ होगा, तभी तो दीर्घ संधि होगी, इसलिए इसको हम दीर्घ कर रहे हैं। तो ये अनु उदित है, अनु उदित, अनुदित। अनुदित का अर्थ क्या होता है, अनुदित का अर्थ है अनुवाद किया गया। जैसे गीता फारसी भाषायाम अनुदिता, तो अनुदित दीर्घ उकारांत का मतलब यहां अनु उपसर्ग है। तो अनु के रूप में मिल सकता है, अनु दीर्घ के रूप में भी इसके उदाहरण मिल सकते हैं। अनु के रूप में तब मिलते हैं जब दूसरा पद स्वर से स्टार्ट होता है, जैसे ये लिखा अन्विच्छति,
यहाँ अनु से प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब आगे वाला जो क्रियापद दिखाई दे रहा है या कोई क्रिया से बना हुआ धातु का शब्द दिखाई दे रहा है, तब वहां इच्छति आ रहा है, इसका मतलब अन्विच्छति। तो यहां भी अनु उपसर्ग होगा। अन्विष्यते, अन्वेषणम, इस तरह के जो प्रयोग हैं, जैसे अनुषंग है, इस तरह के जो उदाहरण मिले, तो अन्विच्छति में अन्व लिखा, अन्वेषण में भी अन्व लिखा, अनुसंग में अनु का प्रयोग हुआ, अनुकरणम में अनु का प्रयोग हुआ। इसके आधार पर अन्वय शब्द लिखा, इन चारों स्थितियों में हमने अनुपसर्ग को पहचाना। अनुपसर्ग के लिए 4 चीजें आवश्यक है। शब्द का प्रारंभ इन चारों में से किसी एक से होना चाहिए। अब बात दूसरी करते हैं। रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो ये 4 चीजें ही आपको याद रखनी है, क्योंकि रीट में अब तक के रीट के एग्जाम्स हुए, उनमें सिर्फ उपसर्ग का अगर कोई उदाहरण पूछा गया तो उसमें सिर्फ ये पूछा गया कि कोई पैराग्राफ आया, कोई श्लोक आया, उसमें से कोई शब्द उठा करके दे दिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो जब आप कोई 4 स्थितियां दिखाई देगी तब हम उसमें अनुपसर्ग का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि संस्कृत में ए नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए जब अनु या अनु या अन्व या अनु आएगा तब निश्चित रूप से ये समझ लिया जाए कि वहाँ अनु उपसर्ग है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की एग्जाम्स के लिए, सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर वगैरह, उनमें थोड़ा सा ये इसका दूसरा जो बिंदु है उसको भी आपको हल करना है। उसमें क्या है, उसमें यह भी पूछ लेता है कि अनु उपसर्ग किस में नहीं है, तो वहां थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, उसमें आपको ये याद रखना होगा कि ये अनु से तो प्रारंभ होता है अनु उपसर्ग, लेकिन मान लो चारों ही अनु से प्रारंभ है, तब हमको ये भी देखना होगा कि कौन नहीं है और कौन है। तो उसके लिए हमको ये याद रखना होगा कि यहाँ जो ये अनु आ रहा है, तब संभव एक तो ये इस तरीके से देखेंगे कि अनु से प्रारंभ है, लेकिन उस अनु को अलग करने पर दूसरे शब्द को भी ऊ की आवश्यकता पड़ती रहे, तब समझ जाओ कि वो फिर अनु उपसर्ग नहीं है, तब वो उसका नेगेटिव है, उसका विलोम शब्द है। जैसे न उदितम, तो इस न की जगह क्या हुआ, अन। इसका मतलब अनुदितम जो लिखा है रस्व उ वाला, वहां अनु उपसर्ग नहीं है, क्योंकि वो उदित शब्द का विलोम शब्द है। अनुदितम का मतलब जिसका उदय नहीं हुआ, तो ये इसको उदित शब्द की, जब इसमें उ रस्व है और उ से ही दूसरा पद प्रारंभ हो रहा है, तब समझ लें कि वो अनुपसर्ग नहीं है। तो ये आपके सेकंड ग्रेड में इस तरह का भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इसका उदाहरण है, कौन सा नहीं है। कारण क्या है, रीट में ऐसा क्यों नहीं आता, क्योंकि रीट एक पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन देती है, जबकि सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन नहीं देती, इसलिए वहाँ इस तरह के प्रश्न आना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन वहाँ नहीं आएंगे। वहाँ आपको इस तरीके से ही उत्तर दे देना, वही पर्याप्त है, उसके आधार पर आपका उत्तर गलत नहीं हो सकता। अब देखिए, अब दूसरा देखा आपने कि भाई अनुदितम तो अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं। इसी तरह देखो अनुक्त, अब अनुक्त में भी देखिए, अनुक्त में अनु को बाहर कर लेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी इसको भी ऊ की जरूरत है, यानी ये भी उक्त शब्द है। इसका मतलब यहां भी अनुपसर्ग नहीं है, यहां भी अनुपसर्ग नहीं है। अब इसमें आगे का देखो अनुमानम, अब इसमें देखा मानम बिल्कुल राइट शब्द है, उमानम शब्द नहीं है। इसका मतलब ये अनुपसर्ग का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ इसको अलग करेंगे तो मानम शब्द है। इन शब्दों की ऐसे भी खोज कर लें हम, जैसे अब अनु को हटा करके कोई और उपसर्ग लगा करके देखो कहीं बन रहा है क्या, तो वी शब्द, वी उपसर्ग जोड़ा तो विमान बनेगा, तो राइट है, इसका मतलब मान शब्द है। इसके बाद अगला देखो अनुभव, यहाँ भी देखो अनु को अलग करेंगे तो भव बिल्कुल एक शब्द है, इसका मतलब ये भी अनुपसर्ग है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो अनुभव, इसका मतलब अनु में जब ऊ ह्रस्व है तब देखें
कि उससे बाद वाला शब्द अगर ऊ से ही प्रारंभ हो रहा हो तब वो अनुपसर्ग का उदाहरण नहीं होगा। इस तरीके से हम अनुपसर्ग को पढ़ सकते हैं। तीसरे स्टेप पर यह भी हो जाता है कि भाई अनुपसर्ग का इस उदाहरण में क्या अर्थ है। जैसे अब दिया गया अनुभवति, अनुमन्यते। अब पूछा गया अनुभवति इत्यत्र अनुपसर्ग से को अर्थ है, तो अब अनुपसर्ग का अर्थ पश्चात आदि वगैरह नहीं करना है। अब हमको ये देखना है कि उस धातु के साथ जुड़कर वो क्या अर्थ कर रहा है। तो अनुभवति का अर्थ अनुभव होता है। तो अब यहाँ हालांकि अनु के उपसर्गों के अर्थ नहीं होते, उपसर्ग तो द्योतक होते हैं, लेकिन कदाचित ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तब आपको उस तरीके से उत्तर में आपको ऐसा ही भरना है। क्योंकि परीक्षाएं, कंपटीशन की परीक्षाएं ऐसी होती है कि उत्तर पता नहीं क्या हो और समय निकल जाता है, उसको राइट मान करके आपका चयन हो जाता है। तो कभी कभी हमको इस तरह से भी थोड़ा सा याद रख लेना है कि अगर ऐसी स्थिति है तो वहाँ ऐसा उत्तर भरें। हम इसी चक्कर में नहीं रहे कि भाई अनु तो द्योतक है और उसका अर्थ नहीं होता। तो कभी कभी कुछ एग्जामिनर्स इस तरह के प्रश्न बना देते हैं, तो उनके आधार को देखते हुए इस तरह का भी उत्तर आप भर सकते हैं। तो अनुभूति का अर्थ है अनुभव होता है, ऐसा करेंगे हम। अनुमन्यते का अर्थ अनुमान किया जाता है। इस तरह से अनुमानम करोति, अनुभवम भवति, ऐसे अर्थ भी हम इन उपसर्गों के बताएंगे। तो इस तरीके से आपको यह अनुपसर्ग पढ़ना है। मैं समझता हूँ आप इस दृष्टिकोण से रीट की तैयारी करें, इस दृष्टिकोण से आगे की कुछ और एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह देखिए उकारांत एक उपसर्ग और है सु। सु हमने इस पूरे 22 उपसर्गों को 5 भागों में बांटा है। वो इसलिए बांटा है कि उनकी एक जैसी स्थिति रहेगी। अब जैसे सु का जो भी उदाहरण होगा वो भी देखिए कैसे उसी तरह बनेगा, या तो सु होगा या फिर सु बड़ा होगा अथवा स्व होगा। 3 स्थितियां वो की वो रहेगी। सु, उसके बाद सु दीर्घ और स्व। वहां जो आनु लिखा था यहां इस तरह का नहीं होगा क्योंकि वो ऐसे स्टार्ट था, ये सु से स्टार्ट है, तो ये ऐसा हो सकता है इस तरीके। तो इसमें भी ये 4 चीजें पाई जा सकती है। यहां सु, दीर्घ सु, स्व और सौ। इधर भी अनु, अनु, अन्व, अनु। रीड के लिए ये चीजें याद रखें कि भाई सु उपसर्ग वाले उदाहरण में ये चीजें हमको देखनी है। तो सबसे पहले सु के रूप में प्रयोग ह्रस्व उ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, दीर्घ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, और ये तब होगा जब उसके आगे कोई स्वर होता है। ये तब होगा जब इस तरह की कोई स्थितियां, कोई प्रत्यय हो जाता है, तब उसके साथ हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा उपसर्ग पाए जाते हैं, तो वो ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि ऐसा उदाहरण कौन सा है जिसमें 2 उपसर्ग है, 3 उपसर्ग है, 1 उपसर्ग है। इस तरह के ऑप्शन भी उसमें आते हैं। तो इस तरीके से उपसर्गों के प्रश्न को राइट करने के लिए हमें इस तरह का प्रयोग करना है। जैसे सुफलती प्रयोग है, इसका मतलब फलती एक क्रिया है, अच्छी तरह से फलित होता है। तो यहां अब ये देखिए इसका मतलब ये यहां सु से प्रारंभ है, इसका मतलब ये सु उपसर्ग के रूप में हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मान लो ये लिखा सुक्तः लिखा, अब देख रहे हो सुक्तः में दीर्घ उ आ रहा है। दीर्घ उ आने का मतलब यही हुआ कि दूसरा पद भी उ से स्टार्ट है। तो अब देख रहे हो आप सुक्त लिखा है। अब यहां दूसरा पद उक्त है, उक्त में वच धातु से बना हुआ है, तो वच धातु के साथ सु का संपर्क है, इसलिए यह सु एक उपसर्ग के रूप में है। अब इसमें देखो आप कि ये दीर्घ उ के रूप में तब होगा जब दूसरा पद उ से स्टार्ट होगा। एक लिखा मैंने देखो सु, सुस्तुतम, या फिर एक लिखा मैंने जैसे सुसिक्तम और सुसिक्तम। इसको देखिए नीचे वाले, या एक चीज और अच्छी तरह से समझ लें आप। कभी कभी मान लो कोई बहुत बड़े स्तर पर अगर उपसर्ग की बात चली जाए
तब कैसे करेंगे? अब ये पूछा गया कि बताओ सुसिक्तम और सुसिक्तम में सुपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? हालांकि सु यहां भी लिखा हुआ है और सु इसमें भी है, और दोनों बिल्कुल एक जैसी स्थिति है, केवल एक ही अंतर है कि ये दंत्य स है और ये मूर्धन्य स है। तो अब क्या क्या तरीका है, कैसे खोजें कि ये सुपसर्ग का उदाहरण पहला है या दूसरा है या दोनों है? तो अब यहां थोड़ा सा याद रखें, ये सुपसर्ग का उदाहरण नहीं है और ये सुपसर्ग का उदाहरण है। क्योंकि जब हम कारक प्रकरण पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक चलता है कारक प्रकरण में, व्याकरण के विशेष विद्यार्थी उसको पढ़ते हैं, उसको कहते हैं कर्म प्रवचनीय। और कर्म प्रवचनीय का मतलब होता है जिससे उपसर्ग की हम कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर जाते हैं तो वो उपसर्ग मान्य नहीं है, फिर वो उपसर्ग नहीं है। क्योंकि अगर वो उपसर्ग है तो उपसर्ग को मान करके ये सत्ववादी प्रक्रियाएं हो जाती है, ये मूर्धन्य से आ जाता है। इसलिए यहां मूर्धन्य से का जो प्रयोग किया गया उस ऊ को मान करके तब समझ जाओ वो उपसर्ग है, और जब नहीं किया तब समझ जाओ वो उपसर्ग नहीं है, तब वो कोई कर्म प्रवचनीय हो सकता है। ऐसा भी कोई बड़े स्तर पर आए तो आप इस तरीके से उसको हल कर सकते हैं। अब बात आती है स्व की। स्व के उदाहरण बहुत ज्यादा मिलेंगे और स्व के रूप में हमको ये देखना है कि अब ये नहीं है कि स्व देखते ही हम सु भर दें। स्व लिखे हुए मान लो 4 ऑप्शन आ गए और चारों में स्व लिखा है, तब थोड़ा जटिल हो जाता है उपसर्ग का प्रश्न, और तब वो क्वेश्चन ज्यादा जटिल हो जाता है जिसमें यह कहा जाए कि बताओ सुपसर्ग का उदाहरण कौन सा है और कौन सा नहीं है, तब जटिल है। और अगर वो ये कहता है कि निम्नलिखित में सुपसर्ग का उदाहरण बताइए 4 में से और में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, केवल स्व ही लिखा है, या स के ऊपर, जैसे मान लो मैंने एक उदाहरण एक इस तरह से दिया आपको उदाहरण कि बताओ सेयम या सोत्साह, इसी तरह मैंने लिखा सेयम, इसी तरह से लिखा जैसे सोपाधि, और अब लिखा जैसे स्वल्पम, और अब पूछ लिया कि इसमें सुपसर्ग का उदाहरण होता है, तो अब आराम से उत्तर दे सकते हैं। देखिए आप चारों उदाहरणों को देखिए, है कोई प्रॉब्लम? देखिए यही तो देखना हमको, 4, इन चारों में से कौन सी चीज किस में नहीं है? तो पहले वाले 3 रिजेक्ट है, अपने आप निरस्त हो गए। सोत्साह में सुपसर्ग नहीं हो सकता, सेयम में नहीं हो सकता, सोपाधि में नहीं हो सकता, बिल्कुल। ये देखो ना 4 चीज देखनी है आप, इसका मतलब अब तो उत्तर एक ही रह गया, तो ये राइट, स्वल्पम राइट होगा यहां, सु प्लस अल्पम, ठीक है। वहां सभी में स जुड़ा हुआ है या सेयम में सा जुड़ा हुआ है, इस तरीके से भी आप अपना उत्तर खोज सकते हैं। जब दिक्कत वहां आती है जब चारों ऑप्शन इनसे युक्त होते हैं, जैसे कहीं पर इस तरह का प्रयोग कर देते हैं कि भाई जहां पर ये लिखा है जैसे स्वागतम, अब स्वागतम जो यण संधि पढ़ी थी हमने, यण संधि की स्थिति में कोई रूप इस तरह का आता है तब वहां सुपसर्ग मान्य होगा। यण संधि की स्थिति में नहीं आता है तब वहां सुपसर्ग नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने, अब देखिए स्वाभिमानम, स्वाभिमानम। अब यहां पूछा जाता है कि बताओ क्या ये उदाहरण सुपसर्ग का है? आराम से देखिए, थोड़ा सा धैर्य से इसको पढ़ें, आराम से उत्तर देंगे आप। सुपसर्ग की खोज यानी सुपसर्ग है या नहीं, इसका निर्णय स्व वालों में कैसे करेंगे? उसमें आपको सीधा उत्तर देखना है कि इस व में जो स्वर है उस स्वर से दूसरा पद प्रारंभ होना चाहिए, तो वहां सु की परिकल्पना होती है। जैसे स्वाभिमानम में अब देख रहे हैं आप व, अब व में स्वर है आ से क्या बन रहा है? अभिमानम, इसका मतलब ये सुपसर्ग नहीं है। अभिमानम की स्थिति होती है
तब मान्य हो सकता है। लेकिन स्वाभिमानम, इसका मतलब यहाँ आ है, इसका मतलब ये सु उपसर्ग नहीं, ये स्व शब्द है और स्व प्लस अभिमानम है। इस तरीके से भी देखें, जैसे मान लो यही डायरेक्टिव प्रश्न कभी कभी जैसे सु उपसर्ग नहीं है, सु कोई निपात है या कोई इस तरह का उदाहरण है, तब भी डायरेक्ट ही ऐसे प्रश्न आ जाता है, बताओ सु प्रारंभिक पद सु किस में, हैर किस में नहीं। उपसर्ग की बात छोड़िए, जहाँ क्रियापद भी नहीं हो, जहाँ धातु से भी नहीं हो। तो जैसे मान लो ये कहा जाए कि बताओ क्या स्वार्थ शब्द सु से प्रारंभ होगा? इसका मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आर्थ शब्द है, जबकि शब्द क्या होगा? अर्थ होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका भी क्या संधि विच्छेद होगा? स्व अर्थ। इसका मतलब ये सु से प्रारंभ नहीं है। हिंदी में भी इस तरह के क्वेश्चंस, हिंदी में बहुत अच्छी तरह से आप समझें इसको। संस्कृत का उपसर्ग जिसने पढ़ लिया, हिंदी के उपसर्गों का उत्तर आराम से दे सकता है और अच्छी तरह दे सकता है। हिंदी में तो फिर भी गलती हो सकती है, हिंदी में तो आप इस तरीके से उसके रूप में पढ़ेंगे, कई तरह के उपसर्ग भी बढ़ जाएंगे, कोई फारसी के, कोई उर्दू के, इस तरह के भी उपसर्ग उसमें जुड़ जाते हैं। यहाँ केवल ये 22 उपसर्ग है और उनको इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण जिसमें ये व में, जैसे कहा जाए कि बताओ स्वेच्छा, अब ये कहा जाए क्या स्वेच्छा सु से प्रारंभ हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि अगर सु से प्रारंभ होता तो दूसरा पद इच्छा है, ई आना चाहिए था। इसका मतलब ये भी सु उपसर्ग या सु शब्द से प्रारंभ नहीं हो सकता। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण हैं उसको आपको इस तरीके से देखना है। अब सु से भी कोई पद ऐसा बन गया जिससे दूसरा पद प्रारंभ भी नहीं हो रहा है, सु को अलग करने पर अगर दूसरा पद प्रारंभ नहीं होता, जैसे मान लो एक शब्द लिखा जैसे सुंदर, इसका मतलब सु को बाहर करेंगे तो ये कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब यहां भी सु उपसर्ग नहीं है। ऐसे इस तरीके से हम सु उपसर्ग की पहचान करें। सौ तभी होगा जब वो सु के स्थान पर आगे इस तरह का कोई प्रत्यय जुड़ा हो, जैसे शब्द लिखा है जैसे मैंने एक सौविध्यम, सौविध्यम, इसका मतलब यहां सु से स्टार्ट होगा क्योंकि इसका मूल शब्द सुविधा है, और ऐसी स्थिति में ये औ से प्रारंभ होने वाला एक सु का उदाहरण हो सकता है। इस तरीके से हम सु और अनु के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं आराम से। दोनों उपसर्गों के आधार पर हम सभी उदाहरणों को इस तरह से देखें और अपना उत्तर भरें। आराम से आप कर सकते हैं उपसर्ग की पहचान, और इसमें किसी भी क्वेश्चन को हल करने में यह आपका मददगार साबित होगा। इसके बाद देखो आगे का जो टॉपिक है, आगे के जो उपसर्ग हैं उनको थोड़ा सा और देखते हैं अपन। अब देखिए इसके बाद में सु और अनु पढ़ने के पश्चात ये एक ग्रुप में ये 6 उपसर्ग पढ़े थे हमने, निस, निर, दुस, दुर, एक और था उद और एक सम। वो द और मैं वाले कुछ अलग तरह के हैं। पहले निस, निर, दुस, दुर के बारे में पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कल परसों भी अपने डिटेल किया था। इसके साथ इसको, इन दोनों को पढ़ने के लिए नी भी पढ़ेंगे साथ में। नी नाम का भी उपसर्ग होता है, निस भी होता है, निर भी होता है, दुस और दुर भी होते हैं। तो ये तो मैंने कल आपको बताया कि निस और निर और दुस और दुर, निस और निर में कोई अंतर नहीं, दुस और दुर में भी कोई अंतर नहीं। जो दुर का उदाहरण है वो दुस का भी हो सकता है, जो निस का उदाहरण है वो निर का भी हो सकता है। दोनों में कोई इतना अंतर नहीं है। सिर्फ पाणिनि को ये अलग अलग रूप में इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि यहाँ एक सूत्र विशेष को समझाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। उपसर्ग स्यायतौ, उपसर्ग के पश्चात उपसर्ग का जो र होता है उसको लय करता है ये सूत्र, अगर उसके बाद में अयति क्रियापद होता है। तो उस दृष्टिकोण से केवल हम ये याद रखें, निरयते और निलयते, इसी तरह दुरयते और दुलयते। ये 4 उदाहरण ऐसे थे जिसके कारण ये अलग अलग पढ़े गए, नहीं तो हर कोई उदाहरण निस और निर के रूप में कोई अलग तरह का उदाहरण नहीं बनेगा। कोई कहता है कि बताओ निस उपसर्ग से या निर उपसर्ग से किसी भी शब्द का हम प्रयोग करें, कोई भी क्रियापद इसके साथ जोड़ें, निस के साथ अथवा
निर के साथ, उसी तरह दुस के साथ और दुर के साथ। दुस और दुर दोनों भी इसी तरह से, निस और निर भी इसी तरह से। जैसे ये लिखा आपने निष्क्रमणम, देखिए अब पूछा गया कि निष्क्रमणम में कौन सा उपसर्ग है, तो मैं कहता हूं कि निस होगा तो भी यही बनेगा और निर होगा तब भी यही बनेगा, क्योंकि निस के स को र होकर विसर्ग होगा और यहां र को विसर्ग होगा, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे और यहां क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा। और विसर्ग के पश्चात एक सूत्र पढ़ा हमने, इदु दुब्धस्य चा प्रत्यस्य। वो सूत्र ये कहता है कि ई या उ के पश्चात जो विसर्ग होता है वो अगर प्रत्यय का विसर्ग नहीं है तो वहां उस विसर्ग की जगह मूर्धन्य स होता है। तो अब बताइए, क्या निस ही हो सकता है या निर नहीं कर सकते? निर होगा तब भी यही रूप बनेगा, निस होगा तब भी यही रूप बनेगा। इसलिए अब जैसे निस और निर है, इसके आगे जैसे दयते क्रिया है और यह रूप बनेगा निर्दयते। तो अब देखो, अब निस और निर अगर स है तो स सदृश रू से स को रू होकर के रे बनेगा, निर का जो रे है उसके रे के साथ बनेगा, तो निस और निर दोनों का ये उदाहरण हो सकता है। इसलिए निस और निर में कोई अंतर नहीं, दुस और दुर में भी कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ये 4 उदाहरण ऐसे थे जिनकी वजह से उपसर्गों की संख्या में 2 बढ़ोतरी हुई, 20 की जगह 22 हुए। अब इसके आगे थोड़ा सा ये पढ़ना है हमको इसके उदाहरणों में। तो पहली बात तो निस और निर में कोई अंतर नहीं, मान लो कोई ऐसा उदाहरण आता है तो आप इस तरह से उत्तर भरेंगे। दुस और दुर में कोई अंतर नहीं, सिर्फ ये 4 उदाहरण याद करने हैं। अब निरयते में आपको क्या भरना है? निरयते में निस भरना है और निलयते में निर भरना है, दुर्यते में दुस भरना है और दुलयते में दुर भरना है। ये थोड़ा विपरीत है, र है लेकिन फिर भी निर उपसर्ग नहीं है, र है फिर भी यहां कौन सा उपसर्ग है? निस। तो ये 4 उदाहरण तो इसके साथ रटे जाएं, अच्छी तरह से याद किए जाएं कि निरयते में निस उपसर्ग और निलयते में निर उपसर्ग है। बाकी उदाहरणों में यह समझा जाए कि दोनों हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मान लो 3 उदाहरणों में स आया, एक में र आया, और जहां ज्यादा घनिष्ठता के दृष्टिकोण से पूछा गया क्या हो सकता है, तब निश्चित रूप से हम वहां अगर निर्भर दें तो उसमें सर्वाधिक सही हो जाएगा। हालांकि दोनों ही है, लेकिन मान लो 3 स वाले और 1 र वाला है, तब हम उसको किसे मान लेंगे? निर में मान लेंगे। 3 र वाले और 1 स वाला है, तब हम उसको किसे मान लेंगे? निस के रूप में। केवल उस उत्तर तक सीमित है वो, हालांकि दोनों राइट है, लेकिन कुछ जो वैयाकरण तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जो अल्प वैयाकरण है तो वो ऐसा भी उत्तर मान लेते हैं कि भाई स वाला निस का उत्तर है और र वाला निर का उत्तर है, तो उनको भी सम्मान देते हुए जहां पर जैसे 3 स है 1 र है तो र वाले को निर के रूप में भर सकते हैं, स वाले को ऐसा कर सकते हैं। अति सामीप्यात्, अत्यधिक नजदीकी उत्तर देखने के कारण। अब आता है तीसरा नंबर कि जैसे मान लो ये कहा गया कि भाई, अब कहा गया कि भाई निःशुल्क कौन सा उपसर्ग होगा, तो वही दिक्कत है कि विसर्ग है, निःशुल्क क्या बताया जाए, निस होगा कि निर होगा। वैसे तो दोनों राइट है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा ही आग्रहवश इस तरह का उत्तर अपेक्षित चाहा गया है, तब हम ऐसी स्थिति में इसको स वाला उत्तर भर देंगे निःशुल्क के रूप में। जहां जैसे निर्धारण लिखा, अब वहां कर दिया जाता है, तो वैसे तो निस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जैसे 4 स वाले 3 स वाले 1 र वाला है, तब उसके हम निर का उत्तर भर सकते हैं। इस तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आती है बात इसके आगे कि नी से प्रारंभ होने वाले ये 3 उपसर्ग है, नी, निस और निर। तो कभी कभी इस तरह का भी ऑप्शन आ जाता है कि जैसे एक लिखा गया, ये
जैसे निरादर है, तो अब निरादर की जो स्थिति है, अब स्पष्ट है यहाँ निर लिखा है तो इसका मतलब निरुपसर्ग मान लिया गया। हालांकि निस में भी ऐसा बन सकता है, क्योंकि निस उपसर्ग से जब भी शब्द स्टार्ट होगा तो वो पूर्ण रूपेण सपूर्ण अक्षर के रूप में नहीं होगा, यानी उसके साथ ए नहीं जुड़ेगा। वो कभी भी, जैसे कोई कहे कि बताओ निस उपसर्ग और अगच्छत, ऐसा लिखा है। निस उपसर्ग और उसके बाद अगच्छत क्रिया है, अगर इसमें इसको जोड़ा जाए तो यहां पर किस तरह का प्रयोग करेंगे? तो ऐसी स्थिति में देखिए, जैसे तो अब ये स हमेशा र होगा, ये निरगच्छत, इस तरह का प्रयोग होगा। जैसे निवेदयति तो नैवेदयत, उसके पश्चात जो आगम होता है ये कभी भी स के रूप में यहाँ पूर्ण नहीं होगा, स आगे स्वर होने पर वो रही होता है। तो निस उपसर्ग भी अगर जोड़ा जाएगा तो रही आएगा, स नहीं आएगा। इसलिए निर्गच्छत निस उपसर्ग ये कहा जाता है। निस अगच्छत क्या बनेगा? तो निसगच्छत नहीं बन सकता, क्योंकि स को र होता है और निर्गच्छत होता है। तो ये ध्यान रखें कि निस और निर के जो उपसर्ग के उदाहरण होंगे, तो निर्ज वाला जो उपसर्ग है, निस कभी भी क्या आ सकता है? निस और निर के उपसर्ग के उदाहरण में, निस वाले में स कोई सा भी आ सकता है, विसर्ग आ सकता है। निर वाले में र आ सकता है, ठीक है, और र पूरा भी आ सकता है और नी बड़ा भी आ सकता है, ये नी के रूप में। हालांकि दोनों एक जैसे ही होते हैं, निस भी तो निर हो सकता है स को र होकर के, लेकिन फिर भी और ज्यादा नजदीकी उत्तर लाने के लिए अगर देखा जाए तो ये याद रखना है, नी के साथ ये चारों स्थितियां, विसर्ग स और उधर निर के साथ वो स्थितियां र और नी बड़ा, क्योंकि र के पश्चात र आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे नी रस शब्द से, रस धातु से रस शब्द निष्पन्न होता है, तो वहां अब यहां भी बताया जाए तो यहां निर बताया जाएगा, उसके रूप में हम उसको उत्तर भरेंगे। इसलिए इसके रूप में, हालांकि उत्तर आपको मैं तीनों स्टेप पे लिए चलता हूं, पहली दृष्टि से तो दोनों में कोई अंतर नहीं, उसके लिए केवल ये उदाहरण याद रखने हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा डिफरेंस, अगर कोई अल्पज्ञता के कारण पूछ लिए जाते हैं, तब आपको वहाँ ऐसे उत्तरों से अपना उत्तर भरना है। इसके रूप में निस भरना है, इसके रूप में निर भरना है। अब तीसरा स्टेप क्या है कि कहाँ गलती होती है। जैसे एक लिखा, ये जैसे कहा जाता है निसंदेह। अब यहां भी विसर्ग के रूप में इसका निस मान लेंगे, हालांकि निर भी हो सकता है, लेकिन अधिक उत्तर निस के रूप में माने। तो अब तीसरे स्टेप में केवल एक ये गलती होगी कि एक ऐसा उदाहरण, अब बताइए, जैसे कहा गया कि भाई निष्ठुर, निष्ठा, निष्ठुर और निष्ठा, यहां पर कौन सा उपसर्ग है? तो ये स्थिति जब देखते हैं तब हम निस भरेंगे। लेकिन अब याद रखो, यहां नि उपसर्ग है, निष्ठुर और निष्ठा में निस उपसर्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम स देख करके निस उपसर्ग उत्तर भरते हैं, उसको थोड़ा सा इस तरीके से डिटेल करें आप कि ये याद रखें कि इस नी के बाद वाला जो शब्द है, क्या वो ऐसा शब्द है, क्या वो इस तरह का शब्द है, क्या वो इस तरह का शब्द है? ये आपकी मदद करेगा, उसके बाद वाला शब्द आपकी मदद करेगा कि यहां उपसर्ग कौन सा हो सकता है। तो इसमें देखा आपने, कोई ऐसा सही शब्द नहीं है, ये भी सही स्थिर शब्द होता है। इसलिए सही जो उपसर्ग के दृष्टिकोण से स्थिति है वो तो है नी स्थिर। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई
इकारांत उपसर्ग के कारण ये स मूर्धन्य स हो गया। तो ये जब मूर्धन्य स हो गया, अब मूर्धन्य स के साथ तय वर्ग ठ हो जाता है, तो ये निष्ठुर। तो संधि तो इष्टुत्व है, तो उपसर्ग नी बताना है। संधि विच्छेद भी नी स्थुर हो सकता है, लेकिन अगर मान लो और उस तरह से अगर नी स्थुर नहीं लिखा हो तो वहाँ ऐसा भी पाया जा सकता है, निस प्लस थुर भी लिख सकते हैं, क्योंकि संधि के दृष्टिकोण इसको देख करके थ को ठ किया जाएगा। लेकिन अधिक सही उत्तर नी स्थुर, और उपसर्ग कौन सा माना गया? नी। इसी तरह निष्ठा को देख रहे हो, निष्ठा में इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये क्या है? अर्थात स्था धातु है, स्था धातु से ये शब्द बना और नी को ई मान करके ये स हो गया और ये ठ हो गया। तो इस तरीके से निष्ठा में भी निर या निस उपसर्ग नहीं है, और इसके साथ यहां भी नि उपसर्ग माना जाए। तो थोड़ा ध्यान रखें कि जैसे स को देख करके आप ऐसा भर रहे हैं, तो उसमें एक बार ये देख लें कि वो जो शब्द है वो अगर स से ही प्रारंभ है, इधर केवल नी स्वतंत्र है, तब वहां नी उपसर्ग थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि नी से नी उपसर्ग भी बनता है, निस भी बनता है और निर भी बनता है। अब जैसे कहा जाता है कि भाई निसंकोच, ऐसी स्थिति आती है, निसंदेह आता है, और आता है जैसे निष्पाप, निष्फल। अब निष्फल जैसा कोई शब्द आ रहा है, तब ये कहा जाता है कि बताओ इसमें क्या है, तब अपने आप स्पष्ट हो गया कि इसको स की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब यहाँ निस है। इस तरीके से निस, निर और नी में हम अंतर कर सकते हैं। जो निस निर पढ़ लिया वहीं दुष्दुर पढ़ लिया, इस तरह की जो स्थिति होगी वही वहां होगी। जिससे कहा गया कि दुष्कार्यम, इसका मतलब है तो दोनों, लेकिन फिर भी स की सामीप्यता के कारण क्या भरेंगे? दुष् भरेंगे। एक लिखा जैसे आपने दुर्बल, तब वहां रे के दृष्टिकोण से दुर उपसर्ग का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन दुर्यते में दुष् उपसर्ग भरेंगे और दुलियते में आपको दुर उपसर्ग भरना है। अधिकांश जो उत्तर होंगे उपसर्ग के रूप में, कभी कभी शब्दों को साथ में लिया जाता है, कभी कभी केवल क्रियापद को लिया जाता है। तो क्रियापद के रूप में सबसे पहले क्रियापद के उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद उस क्रिया से बनने वाला कोई शब्द आ जाता है, उनको उसमें मान लिया जाता है। कुछ जो कर्म प्रयोजनीय संज्ञक होते हैं वो उपसर्ग नहीं माने जाते, जो उपसर्ग के दृष्टिकोण से जिसमें चेंज नहीं हुआ आगे वाले शब्द में, तब उसको नहीं माना जाता है। अब यहाँ जैसे ये लिखा आपने निष्ठुर और निरादर, निष्फोर यति, स्फोर भी एक धातु, स्फुर धातु होती है ना, स्थुर, स्फुर, स्था, ये तीन ऐसी धातुएं स से प्रारंभ होती है। इनसे पहले अगर नी आता है तब वहां नी उपसर्ग ही कहा जाएगा, उसमें निस उपसर्ग का हम उत्तर नहीं भरेंगे। रे के साथ मान लो कोई उदाहरण आपने लिखा, और रे से ही जैसे अब एक लिखा निरहंकार। अब पूछा जाए क्या उपसर्ग है, क्या निर है, निस है, नी है, तब देखो वहां अगर नी को अलग करने से शब्द बन जाता है तो नी उपसर्ग है, तो नी को हटाया तो रहंकार, तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब निर उपसर्ग है। और निर उपसर्ग के पश्चात अहंकार एक शब्द क्रियापद के रूप में, अहम करोति इस तरह के रूप में निराहा निरहंकार जो शब्द बनता है, तो यहाँ निर बताएंगे। इसके साथ नी तो तभी बताएंगे जब नी के पश्चात वाला शब्द उस वर्ण से मान लो रैसे ही कोई प्रारंभ होता हो, तब हम उसको इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो निरस्त का, तो अब निरस्त में भी क्या कहा जाएगा, तो वहां भी दूसरा पद अस्त है, इसका मतलब वहां भी निर उपसर्ग है। जैसे निराश हुआ तो वहां भी निर प्लस आस हुआ। इस तरीके से हम निस, निर और नी के उदाहरणों को खोज सकते हैं, कौन सा इसका उदाहरण होगा और कौन सा नहीं होगा। तो आज हमने आपको 5 और 2 7 उपसर्ग हमने पढ़े हैं। 7 उपसर्ग के रूप में आपने कल हमने प्रय उपसर्ग से संबंधित 4 अकारांत उपसर्गों के बारे में पढ़ा था। आराम से हम देख सकते हैं, प्रय उपसर्ग को हम थोड़ा सा प्रति के साथ और पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें भी प्रय होता है और उससे कैसे उसको अंतर किया जाए। यहाँ पूरे इनके आधार पर आप जितने भी उपसर्ग उनको देखें और उसमें उत्तर भरें, इस तरह का तरीका अपनाएं कि कहाँ पर अनु के रूप में वो शब्द स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन वो दूसरे पद को अगर ऊ की आवश्यकता है, इसका मतलब वहाँ अनु उपसर्ग नहीं होगा। सु में भी इसी तरह देखा हमने, स्व के रूप में कई दिक्कतें आ सकती हैं।
नि के साथ निस और निर में किस तरीके से अंतर करना है, कौन कौन से उदाहरण कहाँ आपको उत्तर भरने हैं। आगे जो शेष उपसर्ग है उनकी हम कल की क्लास में